Based on my lecture, there are few questions by students. So, I want to discuss this question. First question asked by a viewer: why do we use PFU rather than TAC? As we know, TAC have polyA telling property. बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, TAC से कर लेते हैं। दिक्कत क्या है? अब ज़रा सोचिए ये क्या कह रहे हैं। आपने PFU क्यों यूज किया जब आपको पता है कि टैग के पास पॉलीएटेल प्रॉपर्टी है। ठीक है भैया, आपने टैग यूज किया, ये मेरा क्या है, जीन है, ठीक है। अब आपने जीन को टैग से एम्पलीफाई किया। अब समझो कि आपका 1.5 KB का फ्रैगमेंट है और टैग से आपने एम्पलीफाई कर लिया। टैग से जब आप एम्पलीफाई करेंगे तो आपको क्या पता कि जीन के बीच में पॉइंट म्यूटेशन हो जाए और आपको जो चाहिए वो मिले नहीं। एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन से एनीमिया के केस में सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, एक न्यूक्लियोटाइड बदलता है, पूरा कहानी बदल जाता है। तो आप ये तो नहीं चाहेंगे ना कि हमारे जीन के सीक्वेंस के मिडिल में कोई एरर प्रोन रेप्लिकेशन हो। एरर प्रोन आप क्या चाहेंगे? हाँ, बाद में आपको ए तो मिलेगा, आराम से टी यहाँ से वेक्टर से मिलेगा आपको और पेयरिंग होगी, PTZ में आप क्लोन कर लोगे, आपको टेलिंग की कोई मतलब ही नहीं है। तो भैया टेलिंग तो आप नहीं करोगे, बच जाओगे। लेकिन जीन में अगर पॉइंट म्यूटेशन होगा तो जो म्यूटेशन का जो इफ़ेक्ट आएगा तो आपका जो पब्लिकेशन है तो छपेगा ही नहीं, कहेगा कि जीन में आपने टैग कैसे यूज़ कर लिया। इसलिए हम टैग कभी भी, जब आप पहली बार आप कोई जीन्स को एम्पलीफाई कर रहे हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि बिटवीन योर जीन there is no any point mutation, that should be perfectly all right. So first question यहीं से साफ हो जाता है कि PFU we have to use for complete set of gene with no error, then we will use the tag, so that tag will do AAA। अगर इसके बाद अगर कुछ गलती भी होता है तो क्या दिक्कत है, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हमको तो एक ए चाहिए क्योंकि हमारे वेक्टर में क्या है, टी है। टी ऐसे जैसे ही पेयर करेगा सर्कुलाइज कर देगा, क्योंकि ये जो TF क्लोनिंग वेक्टर PTZ है एक ऐसा वेक्टर है, ये डिजार्म है, लिनराइज्ड है, इसके पास टी है। आपको ए चाहिए, ए जैसे ही मिलेगा फट से जोड़ देगा आपके सीक्वेंस को। तो और आप जब M13 फॉरवर्ड रिवर्स से आप जब इसको सीक्वेंस करेंगे, M13 एक सीक्वेंस होता है लैम्डा का। M13 आप पढ़िएगा, M13 जब सोच बहुत सारे के फाजेस डेवलप हुए थे तो M13 फॉरवर्ड रिवर्स क्या किया गया, PTZ में इनकॉर्पोरेट किया गया है। उसी के बीच के आसपास में 200 बेस पेयर के आसपास के बीच में आपका GOI घुसता है PTZ में। तो आप M13 फॉरवर्ड रिवर्स लगा के चेक करेंगे तो आपको सीक्वेंसिंग में दिख जाएगा। आप नहीं चाहेंगे कि हमारे जीन के बीच में कोई भी इंटरप्शन हो। तो यह आपका परफेक्ट आंसर हुआ कि वाई बी यूज PFU इन कंपेरिजन टू टैग। सेकेंड क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि वाई टेलिंग इज प्रीफर्ड एट 72 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छे, आपको मैंने टेम्परेचर मॉड्यूल सिस्टम जब सिखाया था तो ज़रा सोचिए मैंने क्या बोला था। अब यहाँ पे मैं वो पूरा नहीं लिखूंगा, बोलूँगा बस। इनिशियल डिनेचुरेशन 98, फिर 98, हम PFU की कहानी कह रहे हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, आपको ड्रॉप आउट करना है कहाँ, अनलिंक टेम्परेचर पे, दैट इज 55। फिर कहाँ जाएंगे आप, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 72 पे। 72 पे क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। तो एक्सटेंशन टेम्परेचर पे ही तो पॉलीमराइजेशन होता है, प्राइमर बाइंड करता है 55 पे। एक्सटेंशन क्या किस पे होता है, यानी पॉलीमराइजेशन कहाँ होता है, 72 पे। तो आपको पॉलीमराइज करके ही तो ए जोड़ना है अपने सीक्वेंस के लास्ट में, ताकि आपका टी यहाँ से बाइंड करे और आपकी पूरी की पूरी कहानी हो। तो इसीलिए टेलिंग में हम 72 डिग्री ही प्रीफर करते हैं, बिकॉज पॉलीमराइज करना है, मुझे एडेनिन ऐड करना है। तो एडेनिन ऐड करने के लिए हमें यही टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि PCR में एक्सटेंशन टेम्परेचर 72 होता है, दैट इज फिक्स फॉर श्योर। आई थिंक अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ होल्ड इन PCR। जैसे आपने देखा था, मैंने बोला कि ये 98 बार बार आता है। ये क्यों आता है, क्योंकि जैसे ही आप एक साइकिल के बाद दूसरा साइकिल आएगा तो डबल स्टैंडर्ड होगा,
डीनेचर तो करना पड़ेगा, लेकिन पहली बार से तो कम ही होगा, इसलिए आप कम सेकंड में यानी 30 सेकंड में आप कर लेंगे। लेकिन होल्ड की कहानी मैंने आपको क्लियर नहीं की थी। होल्ड क्या होता है? जब बार बार कर लिए, अब 72 पर क्या होगा? फाइनल एक्सटेंशन हो जाएगा। फाइनल एक्सटेंशन हो गया, पूरी कहानी खत्म हो गई, पूरी रिएक्शन खत्म हो गया। तो क्या 72 डिग्री सेल्सियस इज इम्पॉर्टेंट? क्या हम यहीं से पीसीआर को नहीं निकाल सकते? तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप ऐसा। अगर आप ऐसा करते हैं तो 72 क्या है? पॉलीमराइजेशन टेम्परेचर है। क्या है? यहाँ पे एंजाइम बहुत एक्टिव हो, चाहे वो टैक हो, चाहे वो क्या है, पीएफयू हो। यहाँ पे आपकी एंजाइम क्या है? बहुत एक्टिव है। तो आप जब डाइजेशन पढ़ेंगे, जब रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन पढ़ेंगे हमसे, अगर हम आपको बताएंगे कैसे रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन काम करता है, तो एक एक्टिवेशन टेम्परेचर होता है किसी भी एंजाइम का, दूसरा उसका इनएक्टिवेशन टेम्परेचर होता है, जिस पे वो एंजाइम काम करना बंद कर देता है। अब पता चला कि काम कर ही रहा है पॉलीमरेज और इसको संतुष्टि ही नहीं मिली। आप तो काम ऐसा करेंगे ना, रिसर्च स्कॉलर काम क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पूरा पता होता है कि उसे ख़त्म करना है। तो एक्टिविटी हमको पॉलीमरेज को जब डाउन करना है तो आपको इस टेम्परेचर से नीचे लेके आना होगा, यानी 55 से भी आपको नीचे लेके आना पड़ेगा, ताकि आप प्रॉपर वे में उसे हैंडल कर सकें। और 4 डिग्री टेम्परेचर न्यूक्लिक एसिड के प्रिजर्वेशन टेम्परेचर है। 4 डिग्री पे आपका डीएनए और आरएनए बहुत सुरक्षित होता है। जब आप आरएनए आइसोलेशन करते हैं तो टेम्परेचर क्या रखते हैं सिस्टम का? 4 डिग्री। वाई 4 डिग्री? 4 डिग्री इज ए सुटेबल टेम्परेचर ऑन विच any nucleic acid, any biomolecule compound will be stable in nature. So we will try to incorporate any reaction to the 4 so that polymerase activity is completely inactive and your sample will be pure at the 4. समझ में आया ये कहानी? क्यों हमने होल्ड किया? होल्ड 4 पे ही क्यों रखते हैं? और 4 से थोड़ा सा ऊपर इसलिए रखते हैं क्योंकि भाई मशीन है, कोई रेफ्रिजरेटर तो है नहीं कि हमेशा 4 पे रखें और 2 घंटा घूमे चलेगा, ठीक है? तो इसीलिए टेम्परेचर को हम मॉड्यूल करके 10 पे रखते हैं। तो आई थिंक ये भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है? अब एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कहता है वाई एनेलिंग इज बेस्ड ऑन टीएम। टीएम क्या होता है? प्राइमर के बेसिस पे होता है। 2 इंटू ए प्लस टी प्लस इंटू 4 इंटू क्या होता है? सी प्लस जी। ये जो आपको देता है वो टीएम किसी भी प्राइमर का आता है। एट आई थिंक यही इसका फॉर्मूला है। तो टीएम के बेसिस पर हमारा क्या हुआ? एक फॉरवर्ड प्राइमर होता है और एक रिवर्स प्राइमर होगा जो उल्टा से आएगा और बीच के फ्रेगमेंट्स को एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है? चलिए, तो क्वेश्चन इनका क्या है? वाई एनेलिंग इज बेस्ड ऑन टीएम and as very high temperature during and at very high temperature during the denaturation can primer get damage or denature? हाँ, सही बात है भाई। जब आप कोई भी चीज़ करते हो तो एक बार में पीसीआर ट्यूब में सब चीज़ को भर देते हो, सारी चीज़ें डाल देते हो एक बार में। तो ज़रा सोचो, अगर 98 डिग्री पे प्राइमर डैमेज कर जाएगा तो फिर एम्प्लीफिकेशन होगा कैसे? तो यानी कि पहली बात तो प्राइमर का लेंथ बहुत छोटा होता है। द लेंथ ऑफ सुटेबल प्राइमर इज 25 बेस पेयर इज द बेस्ट प्राइमर। 18 से 24 बेस पेयर का तो होता ही है, न्यूक्लियोटाइड का होता है। तो दिस इज वेरी स्मॉल एंड प्राइमर इज नॉट फ्रेगाइल इन नेचर एंड दैट टेम्परेचर। बिकॉज अगर फ्रेगाइल होता तो क्या हम एक्सटेंशन कर पाते? क्या हमें पीसीआर कभी जो बैंड देखते हैं जेल पे वो कभी आता नहीं आता ना? तो this temperature is not going to damage your primer first. And second thing, that why TM is very important. Annealing temperature is based on TM. आप जब प्राइमर एनेलिंग कहाँ हो रहा है? प्राइमर के टेम्परेचर के आसपास। जब आप ग्रेडियंट पीसीआर समझेंगे तब ये कहानी बहुत क्लियर हो जाएगी। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रेडियंट पीसीआर क्या है। ग्रेडियंट पीसीआर ये होता है कि हमें पता नहीं है, पहली बार आपने प्राइमर ऑर्डर किया, आपको पता नहीं है कि ये किस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे अनील होगा, तभी तो एक्सटेंशन में जाएगा। आपको टीएम ±5 बोल दिया, अब पता चल रहा है कि आपके एक प्राइमर का 63 है, दूसरे प्राइमर का 65 है। समझिए, फॉरवर्ड प्राइमर का ये टीएम है और ये इसका
रिवर्स प्राइमर का टीएम है। अब जरा सोचो, आपको तो पता नहीं एग्जैक्ट, अब डिफरेंस क्या है, 3 का है, तो मोस्ट प्रोबेबल दिस 2 प्राइमर सेट्स आर वेरी गुड इन नेचर बिकॉज डिफरेंस इज लेस देन 5, तो बहुत अच्छा प्राइमर है। लेकिन जब आप रिएक्शन लगाएंगे तो ये आपको नहीं पता है कि किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमें बैंड बहुत इंटेंस और अच्छा मिलेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट लगाते हैं। ग्रेडियंट क्या लगाते हैं, एनालिंग टेम्परेचर पे ग्रेडियंट मार देते हैं। ग्रेडियंट क्या मारते हैं कि एनालिंग टेम्परेचर मुझे पता नहीं है, तो 63 से 5 नीचे जाइए, क्या होगा, 63 डिग्री माइनस 5 इज इक्वल टू आई थिंक 58-57 डिग्री हम याद रखते हैं। और 65 से 5 ऊपर और चले जाएगा, लेकिन 5 ऊपर चले जाएगा तो कितना पहुंच जाएगा ये, 70, और 70 डिग्री इज वेरी क्लोज टू 72। तो इतना हाई टेम्परेचर आप ले ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइमर फिर बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइमर एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंशन इज फिक्स्ड एट 72, तो प्राइमर हार्डली जाएगा। तो कहाँ से जाएगा, 57 से 65 के बीच में ही क्या होगा, करेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ऐसे हम पहुँचते हैं किसी भी एनालिंग टेम्परेचर के पास। तो ग्रेडियंट पीसीआर में क्या लगाएंगे, आप कई सेट्स ऑफ ट्यूब लगाएंगे, ठीक है, सेम रिएक्शन होगा, टेम्परेचर वेरी करेंगे। यहाँ पे आपने 57 पे लगाया, यहाँ आपने 58 पे लगाया, यहाँ आपने 60 पे लगाया, यहाँ 62 पे लगाया, यहाँ 64 पे लगाया। और जब आपने किया और जब जेल चलाया तो आपको बैंड मिला ऐसा, 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 और यहाँ मिला ही नहीं। इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो टेम्परेचर है बेस्ट सूटेड है। तो एनालिंग टेम्परेचर अब 55 नहीं होगा, अब यहाँ पे हम 60 एनालिंग टेम्परेचर लिखेंगे, दैट इज लेस देन योर। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टीएम इज बेस्ड ऑन annealing temperature. Why annealing temperature is based on TM? Because TM will going to decide your annealing temperature, and this should be only be depicted through gradient PCR. तो ग्रेडियंट भी समझ में आ गया, किस चीज़ का ग्रेडियंट है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट है। और तो और कभी कभी क्या होता है, मैग्नीशियम आयन का भी कंसंट्रेशन आपको पता करना पड़ता है। तो मैग्नीशियम आयन के भी ग्रेडियंट लगा के हम देखते हैं कि किस पर हमें सबसे मोटा बैंड आ रहा है, तो वैसे को हम कहते हैं ion gradient PCR. So thank you so much for watching this lecture, and your question is going to support so many guys. So I think you have to also put this type of questions so that other can get benefited. Thank you so much for watching this lecture. See you soon into the next video.